हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए, हम लोग का बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है जिसमें आपको एक एक टॉपिक पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं इस पीडीएफ में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुनेरा जगत आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और मुनेरा जगत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जीवाणु हो गया, साथ साथ शैवाल हम देखेंगे, कवक देखेंगे और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, सब कुछ जो भी पूछा जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जिम्नोस्पर्म पूछा जाता है, एंजियोस्पर्म पूछा जाता है, तो वो हम देखने वाले। एक बीजपत्री क्या होता है, यहाँ पे पादपों का जंतु जो वैज्ञानिक नाम है वो भी देखने वाले हैं, द्विबीजपत्री देखेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं ताकि आने वाले पेपर के लिए आप अच्छे से क्वेश्चंस को देख सको। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बायोलॉजी का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जीवाणु। जीवाणु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। किस समूह में जीवाणु, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं, वो है मुनेरा के अंतर्गत। यानी जीवाणु जो है वो मुनेरा के अंतर्गत ही आता है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जीवाणु किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो मुनेरा जगत के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछा जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूमेन हॉक ने किया था, ये याद रखेंगे, कई बार ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। जीवाणु क्या होते हैं, तो ऊपर में अपने बात कर ही लिया कि जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, यह प्रायः सभी स्थानों पर देखने को मिलते हैं। गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी कौन निवास कर सकता है, तो जीवाणु निवास कर सकते हैं। ठीक है, जीवाणु यहाँ पर भी मिल सकते हैं। कुछ जीवाणुओं द्वारा एक कठोर ढांचेनुमा संरचना की निर्माण किया जाता है, इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नेक्स्ट वाला देखिए कि किस जीवाणु में केवल एक सिर पर फैलेंजा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, मोनोट्राइकस। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अंतर के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो जो पॉजिटिव यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन दोनों में अंतर जो होता है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो है, इनके कारण ये अंतर होता है। जीवाणु छड़नुमा होते हैं, जैसे कि आपको पता हुआ कि जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया। तो छड़नुमा वाले जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम लोग बैसिली जीवाणु कहते हैं, बैसिली कहा जाता है। किसे वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है, यानी वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है सूक्ष्म जीवाणु को। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किससे देखा जा सकता है, तो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। किसने जीवाणुओं को संघ साइजोमाइकोफाइटा के अंतर्गत रखा है, तो ओसवाल्ड टिपो नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रखा है। किसने बताया कि किण्वन प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो लुई पास्चर ने ये बताया। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश यानी भाग से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, तो जीवाणु में। आज भी हम जानते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं उनके कारण ही ऐसा होता है। दूध से दही बनाने का कार्य कौन से जीवाणु करते हैं, तो स्टेप्टोकोकस लैक्टिकस, यहाँ पे आप देख सकते हो लैक्टोबैसिलस लैटिक्स, यहाँ पे जो जीवाणु का नाम है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किस जीवाणु के द्वारा होती है, तो लैक्टोबैक्टीरिया। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। पृथ्वी पर उपस्थित पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा था, तो साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि नीले हरे शैवाल की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं, तो नास्टॉक, एनाबीना, ओलोसिरा और क्लोरोथिक्स, ये सब के सब क्या है, नीले हरी
नीले हरे शैवाल की प्रजातियाँ होती हैं। किसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु बैक्टीरिया कहते हैं जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये रिपीट होता है, राइजोबियम याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, फ्रैंकिया, ये नाम याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। नेक्स्ट कि भोजन का विषाक्तान होना यानी कि खराब होना किस स्पीसीज के संदूषण से होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम जो है इसके कारण ये होता है। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन के। नेक्स्ट आता है कि कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा गया है कई बार, एस्चेरिकिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिकिया कोलाई ये जो जीवाणु है ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है, तो विटामिन B12 तथा के। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित तथ्य क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए। नेक्स्ट है कि कौन से जीवाणु जल में पाए जाते हैं, तो देखिए जल में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो है जैसे कि विब्रियो हो गया, साल्मोनेला हो गया और इकोलाई हो जाते हैं। ये जो जीवाणु के प्रकार हैं ये जल में पाए जाते हैं। किस जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका नामक रोग होता है, किरीट पीटिका नामक रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम फेसियंस होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि पौधों में किरीट पीटिका नामक रोग के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। किसने पता लगाया कि पशुओं में एंथ्रेक्स, मनुष्य में क्षय रोग तथा हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, तो रॉबर्ट कोच ने ये पता लगाया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने पता लगाया था। तो यहाँ पे हमने जीवाणु के बारे में जो भी चीज़ें थी वो हमने देखा। अब बात करते हम लोग शैवाल के बारे में। तो देखिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो शैवाल इसके अंतर्गत आता है, संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत। शैवाल किस जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग थैलस। ठीक है, यानी पौधों में जड़ नहीं होगा, तना नहीं होगा, पत्तियां नहीं होगा, उसे हम लोग थैलस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। शैवाल किस प्रकार के पादप होते हैं, तो पर्णहरिम युक्त, संवहन उत्तक रहित, भ्रूण रहित, आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले ये पौधे होते हैं। ठीक है, शैवाल। इसके बाद अगला आता है कि स्वपोषी शैवाल अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, यानी जो स्वपोषी शैवाल होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। आपको बताया भी था कि रोडोफाइसी अच्छे से याद रखिएगा। रोडोफाइसी, लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहा जाता है। बाकी आप हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी कहते हैं और फीमोफाइसी जो भूरा शैवाल को कहते हैं। ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है, खास करके रोडोफाइसी। नेक्स्ट है कि शैवालों में खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है शैवालों में खाद्य पदार्थ। किन पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों से अलग नहीं होता है, तो स्पाइरोगाइरा जो है, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है और इसमें क्या होता है कि जड़, तना और पत्तियां से अलग नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि स्पाइरोगाइरा क्या है, तो नीलहरित शैवाल होता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल और स्पाइरोगाइरा। पॉड सिल्क किसे कहते हैं, यहाँ पे ही एक पॉइंट याद रखना कि स्पाइरोगाइरा यानी डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे पॉड सिल्क कहा जाता है, तो पॉन्ड सिल्क जो कहते हैं हम लोग, पॉन्ड सिल्क, वो आपका हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। एक प्रकार का शैवाल है जिसे हम लोग नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। स्पाइरोगाइरा मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है, तो स्थिर स्वच्छ जल में देखने को मिलता है स्पाइरोगाइरा। मूलोथ्रिक्स मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है, तो मूलोथ्रिक्स मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में मिलता है। क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का कोशिकीय हरित शैवाल है, यानी एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है ये। शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं तथा इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं, यानी शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। कारा किस प्रकार का पौधा है, तो गैर संवहनी पौधा होता है। नेक्स्ट आता है कि लाल बर्फ किसी उपस्थिति के कारण लाल होती है।
एक हरित शैवाल के कारण, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है, तो मीथेन का। ठीक है, मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है। अब देखिए प्रमुख लाभदायक जैसे शैवाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हलवा देखेंगे तो इनका उपयोग समुद्री सलाद के रूप में करते हैं जापान क्षेत्र में। उस तरह से नेस्टॉक होता है, भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है चीन में। रोडोमेरिया तंबाकू उपयोग में लाया जाता है, इसका उपयोग तंबाकू में करते हैं शैवाल का स्कॉटलैंड में। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग है। जैसे कोन्ड्रस जो होता है चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होता है इस शैवाल का। और सरगासम जो होता है वो चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरगासम चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आगे भी और भी है। सरगासम एक और भी आप देखते हो, जो कि खास करके जापान में याद रखना कि सरगासम नामक जो शैवाल है जापान में इसको कृत्रिम ऊन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन जापान में खास करके इसको कृत्रिम ऊन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो शैवाल होता है आइसक्रीम, तना, जेल, पौधों के संवर्धन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे जैसे शैवाल यहाँ पे उपयोग में है। और आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, और ये एकदम वीवीआईपी है, कई बार पूछा गया। नास्टॉक और एनाबिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हो गया। कारा और नाइट्रेला जो है मलेरिया उन्मूलन में इस्तेमाल होता है। क्लोरेला जो है वो प्रतिजैविक, खास करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरेला, आप इसको जानते ही होंगे। देखिए अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कवक के बारे में। कवक किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की संरचना किस प्रकार की होती है, तो हरित, लवक रहित, समूहन, उत्तक रहित और केंद्रक युक्त ये होते हैं कवक। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसके साथ हम एक और बात करते हैं कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये याद रखना है। कवक सदैव किस प्रकार पोषित करते हैं, तो परपोषित होते हैं। ठीक है, कवक में प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का प्रजनन होता है। एक होता है वर्धी, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ये 3 प्रकार का प्रजनन करते हैं कवक। तो ये प्रश्न याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइजोपस, मशरूम, स्पर्जिल्स और डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कवकों में भोज पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो कवकों में भोज पदार्थ ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में संचित रहता है, ये याद रखना है। ईस्ट यानी कि खमीर क्या है, तो कवक होते हैं। ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो खमीर का इस्तेमाल होता है। कवक जो होते हैं, कवक भी यही मतलब कि जो आपका खमीर है एक प्रकार का कवक ही होता है। कुकुरमुत्ता जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, किस प्रकार का कवक है, तो मृतोपजीवी कवक होता है, मृतोपजीवी। ईस्ट किस प्रकार जनन करते हैं, तो मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। जैसे हाइड्रा भी होता है, ये तो मुकुलन के द्वारा ही जनन करते हैं। मुकुलन में किस प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन होता है, असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा कौन पुनरुत्पादित होता है, तो खमीर और हाइड्रा। जैसे कि भी हमने बात किया कि हाइड्रा में जो भी प्रजनन होता है वो भी मुकुलन के द्वारा ही होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है, तो डबल रोटी की फफूंद। राइजोपस किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, तो बीजाणु निर्माण द्वारा। किण्वन क्या है, तो शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन, ये किण्वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट का। नेक्स्ट है कि एथेनॉल के व्यवहारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है, सेरेविसी, इसका इस्तेमाल करता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में खमीर का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक प्रकार का खमीर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि ताड़ी के किण्वन में कौन सा जीव शामिल होता है, तो यहाँ भी आपका वही ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो एक प्रकार का फफूंद होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए किस रूप में कार्य करता है, तो उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। मशरूम क्या होता है, तो एक प्रकार का कवक होता है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है। तो बस सिंपल सा ये याद रखना है कि मशरूम जो है, कुकुरमुत्ता जो है, वो एक प्रकार का कवक होता है। देखिए यहाँ पे कुकुरमुत्ता को एक और नाम दिया गया है, सेप्रोट्रोफ। ठीक है, सेप्रोट्रोफ। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला तथा फलने वाला अंग क्या है, तो कुकुरमुत्ता। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम क्या है? तो मलेरिया जो फैलाते हैं नरमादा, जो यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा ये जनन करते हैं? तो बहुखंडन द्वारा। एगेरिकस किस प्रकार का जीव होता है? तो बहुकोशिकीय जीव होता है। कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है? तो एमिनेटा फेलोरिडस। एनिमेटा फेलोरिडस जो है ये एक प्रकार का सबसे जहरीला कवक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है कि कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी पर्याक्रियात्मक साहचर्य है? तो कवक मूल, माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका एक सहजीवी प्रबंधन है? तो कवक और पौधों के मध्य, कवक और पौधों के मध्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लाइकेन। देखिए लाइकेन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। लाइकेन भी है थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने ऊपर में कवक देखा, तो कवक भी थाइलोफाइटा के अंतर्गत, लाइकेन भी थाइलोफाइटा के अंतर्गत। लाइकेन किसके बीच संबंध बनाते हैं? ये ध्यान रखिएगा, लाइकेन किसके बीच संबंध है? तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है लाइकेन। लाइकेन किन दो जातियों के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो कवक। ठीक है, कवक होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सहजीविता, म्यूटिलिज्म कहा जाता है, सहजीविता। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेम टू सेम सब चीज़ वही बात यहाँ पे फिर से रिपीट है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? तो कवक और शैवाल के। लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं? तो माइकोबॉइंट कहा जाता है, माइकोबॉइंट। लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहते हैं? फाल्कोबॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कवक घटक को कहा जाता है माइकोबॉइंट। और देखिए जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि कवकों का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर वही आप ध्यान रखो कि कवक घटक जो होता है वो माइकोबॉइंट कहा जाता है और शैवाल घटक को फाइकोबॉइंट कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन के अधिकांश कवक घटक किससे संबंधित होते हैं? तो लाइकेन के अधिकांश कवक जो घटक होते हैं वो एस्कोमाइसिट्स से संबंधित होते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक के रूप में लाइकेन को माना जाता है। ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होता है। लाइकेन की वृद्धि पर किस किस सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप जगत, जिसमें हम देखेंगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत पहला पॉइंट ये है कि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं? कवक, शैवाल और लाइकेन। तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। किस में विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं होता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो जो भी हमने देखना था थाइलोफाइटा के अंतर्गत वो सब कुछ हमने कवक, शैवाल और लाइकेन के अंतर्गत देख लिया। अब आता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को ध्यान में रखेंगे कि यह उभयचर, ठीक है, उभयचर पौधे के समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। क्योंकि यह भूमि पर उगते हैं किंतु निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पे इसको उभयचर कहा जाता है। किसमें संवहन उत्तक व वास्तविक जड़ों का अभाव होता है? यानी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर क्या होता है? तो मूलाभास होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? राइजॉइड कहा जाता है, राइजॉइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रिक्सिया, मार्केंसिया, मास और एंथोसीरोस तथा स्फेग्नम पादप जो है किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी पादप जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किस समूह के पौधों में संवहनी बंडल नहीं का अभाव होता है? नहीं होता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। युग्मोद्भिद किसका प्रमुख चरण होता है? तो ब्रायोफाइटा का प्रमुख चरण होता है। संवहन तंत्र का न होना किसका विशिष्ट लक्षण है? ब्रायोफाइटा का। भ्रूण बनने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आद्य समूह कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का जनन होता है? तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है डाउसोनिया। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा की बात करें तो जुओप्सिया। ठीक है, जुओप्सिस होता है, जुओप्सिस। तो ये दोनों याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा का उपयोग क्या क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मृदा अपवर्तन रोकने में, बाढ़ रोकने में, ईंधन के रूप में स्फेग्नस जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चिराग बात करें स्फेग्नस में बत्ती के रूप में स्कीमो के द्वारा ये यूज़ होता है। उसी तरह से यहाँ पे आप इसके बाकी के देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के क्या क्या उपयोग है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पादप
होते हैं। तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी ये संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं। संवहनी ऊतक वाले विकास की दृष्टि से पहले जमीनी पौधे कौन थे? तो टेरिडोफाइटा थे। यानी संवहनी ऊतक वाले विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जमीनी पौधे थे टेरिडोफाइटा। किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स पौधे आते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्णहरिम व संवहन ऊतक भी होते हैं, संवहनी ऊतक इसमें होता है। नेक्स्ट आता है कि बीज रहित संवहनी पौधे क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइटा। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह के अंतर्गत आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। मर्सिलिया, सिरेटो, पर्टेरिस और एजोला जैसे जलीय फर्न किस समूह के अंतर्गत आएगा? तो ये भी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है? तो सिलेजिनेला जो होता है, सिलेजिनेला, इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। किसका उपयोग मेजों पर सजावट के लिए करते हैं? सिलेजिलेना का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टेरिडोफाइटा में सोना प्राप्त किया जाता है? कौन से टेरिडोफाइटा से सोना प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे इक्विसेटम नामक जो होता है इससे प्राप्त होता है। टेरिडोफाइटा होता है एक प्रकार का, इससे सोना प्राप्त होता है। टेरिडोफाइटास प्रजनन किस प्रकार करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। किन पौधों में गुप्त जनन अंग पाए जाते हैं? तो मर्सिलियों में गुप्त जनन अंग पाए जाते हैं। किस पौधे के शरीर का जड़, तना और पत्तियों से विभेदित किया जाता है? तो मर्सिलियों से। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है? तो फर्न होता है। विकसित बीज रहित पौधे किसे कहते हैं? विकसित बीज रहित पौधे टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। ये सब जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इनको एज इट इज़ इसी तरह से याद रख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, माइंड में रहेगा तो आप ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हो। भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो वनस्पति शास्त्री सुरंज ने किया था। किसने बीजाणु दवाइयों के रूप में प्रयुक्त किया? किसके बीजाणु दवाई के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइटस का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, यानी ये आप मर्सिलिया और सिरेटो पेटेरिस जो होता है इनका इस्तेमाल सब्जियों के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है? तो टेरिडियम जो होता है, टेरिडोफाइटा, इसका इस्तेमाल करते हैं चारे के रूप में। अब आता है अनावृत बीजी, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो अनावृत बीजी किसे कहते हैं? तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अनावृत बीजी को आमतौर पर अनावृत प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं होते। उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। किसमें स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं? तो अनावृत बीजी में। किसमें बीजों के बीजावरण नहीं पाया जाता है? किसके बीजों में बीजावरण यानी नग्न बीज नहीं होता है? तो अनावृत बीजी में। अशाखित और नग्न बीजी पादप अनावृत बीजी होता है। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो टेक्सोडियम मैक्सिकेनम में देखने को मिलता है सबसे अधिक गुणसूत्र। किन पुष्पहीन पौधों में पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है? तो अनावृत बीजी में। किन पौधों में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो किन पौधों में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो अनावृत बीजी में। अनावृत बीजी किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो मरुद्भिद होते हैं, ज़ेरोफाइट होते हैं, ध्यान रखेंगे। अनावृत बीजों के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं जिसमें शंकु का निर्माण होता है? एक लिंगी। किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अनावृत या फिर नग्न बीज किसमें निर्मित होते हैं? तो अनावृत बीजी में। चीड़, देवदार, सिकोया, फर, स्प्रस और इफेड्रा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवक युक्त पाइनस की जड़ें को क्या कहते हैं? तो माइकोराइजल जड़ कहा जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। सिट्रस का तेल किससे प्राप्त होता है? तो देवदार के पेड़ से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेंडकास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जूनिपेरस, ठीक है, जूनिपेरस की लकड़ी से प्राप्त होता है।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेंडकास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो जिनीपेरस की लकड़ी से प्राप्त होता है। किसके तनों से मड निकाल करके खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, तो ये साइकस आपको पता ही होगा, साइकस साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। किसके बीज अंडमान की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं, साइकस, ठीक है, साइकस के बीज को अंडमान की जातियों द्वारा खाया जाता है। किसे सागोपाम कहा जाता है, सागोपाम साइकस को कहते हैं। किसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म साइकस से जितने भी प्रश्न आपको दिख रहा है वो सब याद रखना है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं, कोरेलॉइड कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को कोरेलॉइड कहा जाता है। सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु किस पौधे में होता है, तो साइकस का ही होता है। साइकस किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, यानी अनावृत बीजी के अंतर्गत आता है। अच्छी तरह से विभेजित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अनंत बीज बनाते हैं क्या कहते हैं, फेंड्रोगेम कहा जाता है, फेंड्रोगम। सबसे मोटा तना किस जिम्नोस्पर्म का होता है, तो टेक्सोडियम मैक्सिकेनम का होता है, टेक्सोडियम मैक्सिकेनम का। और हमने ऊपर में देखा था सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भी इसी का होता है, टेक्सोडियम मैक्सिडेनम का। अब आता है हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवृत बीजी। उसमें अनावृत बीजी में क्या होता है कि फूल नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि आवृत बीजी पादप किसे कहते हैं, तो ऐसे पादप जिसके बीज सदैव फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है, यानी जिनके बीज सदैव फल के अंदर देखने को मिलते हैं। आवृत बीजी पादप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष हो सकते हैं। आवृत बीजी पादप में प्रजनन भाग कहाँ पर होता है, तो पुष्प में होता है, फूल में होता है। उसमें क्या होता था, फूल नहीं होता था। किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन होता है, आवृत बीजी में दोहरा निषेचन होता है। किस प्रकार के पादप समूहों में परागण होता है, आवृत बीजी में परागण होता है। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा संरचना पाई जाती है, तो 2 प्रकार की सिरा संरचना पाई जाती है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है वह किससे प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि होता है आवृत बीजी पादप से प्राप्त होता है। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में पाई जाती है, तो आवृत बीजी में। संगुप्त बीज किसकी विशिष्ट विशेषता है, आवृत बीजी की। नेक्स्ट आता है कि अमरबेल किस प्रकार का परजीवी पादप है, तो अमरबेल जो होता है वो आवृत बीजी पादप का, यहाँ पे कह सकते हैं कि अमरबेल किस प्रकार का परजीवी होता है, तो आवृत बीजी पादप का। पुस्तों का पौधा किस प्रकार का पादप है, तो ये भी आपका एंजियोस्पर्म के ही अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आवृत बीजी पादप को बीज के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। आवृत बीजी पादप को बीज के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो बात करते हैं एक बीजपत्री। तो देखिए एक बीजपत्री की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इसकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं। इसमें संवहन पुल में कैम्बियन नहीं होता है। कैम्बियन क्या होता है, तो कैम्बियन आप जैसे पेड़ में छल्ले देखते हैं उसी को यहाँ पे कैम्बियन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि नारियल, ताड़, खजूर, सुपारी किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है, तो एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत आता है। लहसुन किस प्रकार का पादप है, तो एक बीजपत्री पादप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मानव निर्मित धान यानी अनाज जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो ये ट्रिटिकल होता है। ट्रिटिकल जो है वो मानव निर्मित धान होता है, ट्रिटिकल। महत्वपूर्ण एक बीजपत्री पौधे और उनके कुल, तो कुल से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको अच्छे से देख लेना। लहसुन, प्याज जो सतावर है लिलिएसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अनाज वाले जो भी फसल आप देख रहे हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब घास जो होता है वो ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है। पालमी के अंतर्गत ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर पालमी के अंतर्गत। केला जो होता है म्यूजेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत वे आवृत बीजी पादप जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री पादप पौधों की विशेषता आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, जैसे उसमें जो चीज़ था उसका अपोजिट होता है। उसमें एक होता है, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। उसमें संवहन पुल में कैम्बियन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। इसमें पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए मूली, सलजम, भिंडी, मिर्च, लौंग, कपास, अमरूद तथा जामुन किस पादप वर्ग के अंतर्गत, द्विबीजपत्री के अंतर्गत। शकरकंद का बेल किस पादप के अंतर्गत, द्विबीजपत्री पादप के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे और उनके कुल से संबंधित आप देख सकते हैं, जैसे सरसों, मूली, सलजम, फूलगोभी क्रूसीफेरा के अंतर्गत आता है। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराया हुआ है, आप जा करके देख लेना।
अब उसी तरह से यहाँ पे कुकर बीटीसी के अंतर्गत, कंपोजिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं याद रखेगा। खास करके इसमें देखिए सूरजमुखी पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत आता है, कंपोजिटी के अंतर्गत। तरबूज, खरबूज और करेला, ककड़ी, खीरा ये सब कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे लेम्यू मिनेसी के अंतर्गत, जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग ये सब जो आप देख सकते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, गुलमोहर, सब कुछ आप याद रखिएगा। डहेलिया, खास करके बबूल, नील जो होता है ये सब लेम्यू मिनेसी के अंतर्गत आता है। मालवेसी के अंतर्गत गुड़हल, भिंडी, कपास मालवेसी के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है हमारा मिर्टेसी, अमरूद, जामुन, मेहंदी, यूकेलिप्टस मिर्टेसी के अंतर्गत। रूटेसी के अंतर्गत नींबू, संतरा, मौसमी ये सब आता है। सेब, नाशपाती, गुलाब रोजेसी के अंतर्गत। बटरकप, काला जीरा रेनन कुलेसी के अंतर्गत। तो जितना हो सके आप अच्छे से याद रखो। खास करके सोलनेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू, टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च, ततुरा, बोलाडोना, तंबाकू ये सब सोलनेसी के अंतर्गत आता है। अम्बेली, फेरी जो होता है, धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर ये सब इसके अंतर्गत आता है। पादपों का जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिया गया, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पीडीएफ में आपको दे दूँगा, पीडीएफ वहाँ से पढ़ लेना। खास करके एक देखिए जो पूछा जाता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बरगद जो है, बरगद का वैज्ञानिक नाम जो पूछा जाता है, फाइकस पेंडालेसिस, कई बार रिपीट हुआ है। जैसे नेक्स्ट आता है हमारा नीम का पूछा जाता है, तो एजा डायरेक्टा इंडिका होता है। आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। इसी तरह से बाकी आप चाहो तो अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगे आप उनको याद रख सकते हो। ठीक है, चीकू का भी पूछा गया, एक्रास, सपोटा, कई बार आपने एसएससी के पेपर में देखा होगा, ये सब पूछा जाता रहता है। ठीक है, और बाकी जो भी है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ से यहाँ पे देख लेना। देखिए पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, आप देख लेना। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको साइंस का जो बायोलॉजी का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो आप आराम से एक जगह पार्ट आपको मिल जाएगा, आराम से देख करके एग्जाम देने चल जाना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।